तो कल आपने मॉक का पेपर किया, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। वैसे आई होप आपको इजी लगा होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं होगी। देखें, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स व्हेन ए पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, बी एग फ्यूजेस विद स्पर्म सेल। बिल्कुल सिंपल है। हाँ, व्हेन पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, pollen tube grows out of the pollen grain, travels all through the style and reaches ovary, enters ovary from the lower portion that is known as micropyle. Then two male nuclei travel across the pollen tube to reach the ovary for fertilization. इतनी बात अगर आपने लिख दी तो बात पूरी हो गई। Egg fuses with sperm cell, egg fuses with sperm cell मतलब कि ये तो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। अगेन तो हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एग फ्यूजेस विद स्पर्म सेल और डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी प्रोड्यूस्ड। तो 2 मार्क के क्वेश्चन हैं सेक्शन ए में, 7 क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन। फूड चेन में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स की तरफ से कंज्यूमर की तरफ, सन से प्रोड्यूसर्स हैव द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ट द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इनटू यूजेबल फॉर्म, एंड देन अल्टीमेटली दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द अदर ट्रॉफिक लेवल्स इन द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन बता देना है, ये साथ में ऐड कर देना कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। कैन फूड एंड एनर्जी फ्रॉम अ ट्रॉफिक लेवल मूव बैक टू द प्रीवियस लेवल? नो। गिव रीजन फॉर योर आंसर। बिकॉज एवरी फूड चेन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईटिंग और टू बी ईटन। हाँ, कोई किसी और से फूड गेन करता है या किसी और का फूड होता है, तो दिस सीक्वेंस कैन नॉट बी चेंज। सीक्वेंस ऑफ टू बी ईटन और टू ईट कैन नॉट बी changed, cannot be altered. That is why, for example, when energy comes from sun to the producers, that means the plants, this energy cannot go back to the sun. Then herbivores eat the herbs, herbivores eat the plants, plants cannot eat herbivores, carnivores eat the herbivores, but herbivores can't eat the carnivores. So energy cannot come from carnivores back to the herbivores, energy cannot move back from the herbivores to the plant. So this energy transfer is unidirectional in an ecosystem, in a food chain. Nitrogen and phosphorus belong to group 15 on periodic table. Which of these will be more electronegative and why? Being electronegative mean to have the capability to attract a shared electron pair when the electrons are shared between two atoms. तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपने न्यूक्लियस से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, ये टेंडेंसी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जितना छोटा एटम होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उतना ही छोटा होगा। नाइट्रोजन इज स्मॉलर in group 15, nitrogen, then phosphorus comes. So nitrogen, when we move from top to bottom, every time a new shell is added, so phosphorus is larger in size as compared to nitrogen. So nitrogen being smaller, its nucleus is closer to the outermost shell, and that is why in a shared condition, nitrogen's nucleus is closer to the shared electron pair. It attracts it with more power. So nitrogen is more electronegative. A Mendelian experiment consisted of breeding pea plants bearing violet flowers with pea plants bearing white flowers. What will be the result in F1 progeny? अगर पी प्लांट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे और हमने देखा कि फ्लावर का कलर जो होता है, अब कोई उसको रेड कह देता, कभी पर्पल कह देता, कभी वायलेट कह देता है, लेकिन कलर्ड वर्सेस कलरलेस और वाइट फ्लावर, ये डोमिनेंट वर्सेस रेसेसिव रेस्पेक्टिवली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो कलर्ड पी प्लांट्स होते हैं, कलर्ड फ्लावर वाले पी प्लांट्स, तो कलर्ड ट्रेट वाले जो फैक्टर है वो डोमिनेंट है,
और वाइट वाले रिसेसिव हैं। ये एक हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन बनेगा F1 जनरेशन में ना। जैसा कि हमने कहा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में व्हाट विल बी द रिजल्ट इन F1 प्रोजेनी, ऑल द डोमिनेंट एंड ऑल द हाइब्रिड। तो सारे प्लांट्स जो होंगे वो वायलेट होंगे, लेकिन मतलब सारे प्लांट्स के फ्लावर्स वायलेट होंगे, लेकिन उनका जीनोटाइप अगर देखें तो वो हेटेरोजाइगस होगा। तो जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस होंगे। गिव रीजन इन सब, ये रीजन ही दिया है हमने। फिर दी एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ABC एलिमेंट के सिंबल्स ऐसे ही दे रखे हैं, एटॉमिक नंबर 5, 7, 10। राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ग्रुप 13, ग्रुप 15 of the periodic table. State the period of periodic table in which these elements are placed. Give reason behind your answer. तो देखो ग्रुप 13 में अब ये बोरॉन है 5। आप अगर देखें इसका, अगर ऐसे करें 5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,3 होता है, तो 3 से हमें पता चल जाता है कि 1, 2 एंड 13, तीसरे नंबर पे 13 ग्रुप होता है सेकेंड पीरियड में। हाँ, स्टेट द पीरियड। ऐसे ग्रुप 15 जो है वो ये रहेगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो ये ग्रुप 13 है तो ये ग्रुप 15 होगा। हाँ, तो ग्रुप 13 में आप लिखेंगे A, ग्रुप 15 में लिखेंगे B। प्रैक्टिकली दिस इज बोरॉन एंड दिस इज 2,5 नाइट्रोजन। और स्टेट द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन विच दीज एलिमेंट्स आर प्लेस्ड। सो दिस इज सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड कैसे पता चला? गिव रीजन बिहाइंड योर आंसर। आपको कैसे पता चला सेकेंड पीरियड? जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे थे तो हमें पता चला कि देयर आर 2 शेल्स, बैक टू बैक 2 शेल्स हैं। तो जब 2 शेल्स हैं तो इसका मतलब कि वो आउटर मोस्ट शेल L शेल है, और आउटर मोस्ट शेल L शेल हो तो फिर पीरियड सेकेंड पीरियड होता है। हमारी पीरियोडिक टेबल जो है वो एटम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड ही है। चलो आगे देखो। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। माइकल फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो हमें दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दिखाने के लिए। व्हाट नेम इज गिवन टू कॉइल 1 एंड कॉइल 2? कॉइल 1 इज गिवन, द नेम गिवन इज प्राइमरी कॉइल एंड कॉइल 2 इज गिवन सेकेंडरी कॉइल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन एंड स्विच्ड ऑफ? जब करंट स्विच ऑन होता है तो वी सी अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर नीडल। मोमेंटरी मतलब फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और फिर जब हम करंट को स्विच ऑफ करते हैं तब भी मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, बट दिस टाइम इन द ऑपोजिट साइड। दैट मीन्स फॉर अ मोमेंट द डायरेक्शन द करंट पासेस थ्रू द कॉइल 2 or secondary coil, and for that particular moment electromagnetic induction happens and induced current is seen inside the secondary coil. And list any 2 factors that enhance the power of electric current, electric motor. electric motor का पावर बढ़ाना है तो आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके लिए आप स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स लगा सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करके स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। दूसरा, आप नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा सकते हो। एंड नंबर 3, आप उसमें जो मोटर का हमारा बेसिकली हमने देखा था कि करंट अगर आप उसमें बढ़ा दोगे कॉइल में तो करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो फिर मैकेनिकल फोर्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो तीसरा फैक्टर करंट है। अच्छा, इन्होंने 2 ही पूछे थे वैसे, तो 2 आपके वैसे भी आपने बता दिए कि टर्न और मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा भी पूछे तो करंट बता सकते हो। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? इट इज़ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स like branches, like leaves, like stem or like roots. And when it is used specifically when a plant is having non-potent seeds. ऐसे seeds जो कि नए प्लांट को नहीं ग्रो करवा सकते, फॉर एग्जांपल बनाना और रोज़, जिनके कभी सीड्स ही हमने देखे नहीं, या ऐसे सीड्स होते ही नहीं कि जिनको हम ज़मीन में सो करें और उसमें नया प्लांट बन जाए। तो जिनके पास पोटेंट सीड्स नहीं हैं, उन ऐसी क्रॉप्स को उगाने के लिए काम में आता है। दूसरी बात, हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि हम इसे यूज़ करते हैं कि
जो प्लांट्स हमारे हैं वो बेटर वैरायटी डेवलप हो जाए, उसकी डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाए। और तीसरा, हम उनका नंबर एनहांसमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, जब कम टाइम में हमको ज़्यादा नंबर चाहिए होता है। नेम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। लीशमैनिया, दिस इज़ अ प्रोटोजोअन, तो इसमें बाइनरी फिशन होगा। और राइजोपस इज़ अ फंगस, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। आपकी बुक में दिया हुआ है ये सब, आपको पता ही है। देन सेक्शन बी, ये सब 3 मार्क के क्वेश्चन है। ए पार्ट देखें, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो है उसमें उसकी जगह पर हम टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब इसमें से करंट पास होता है तो ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है और मेल्टिंग पॉइंट है इसका 3380 डिग्री सेल्सियस। फॉर सच अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ये मेल्ट नहीं होता बल्कि ग्लो करने लगता है, इससे लाइट एमिट होती है। विच वन यूजेज मोर एनर्जी, अ 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। शो कैलकुलेशन, तो इन दोनों की कैलकुलेशन शो करनी है एनर्जी कंजम्पशन की। P इंटू टी इक्वल टू ई। पहला टीवी सेट 250 वाट का है तो 250 डिवाइडेड बाय 1000। पावर शुड बी इन किलोवाट, टाइम शुड बी इन आवर एंड एनर्जी शुड बी kWh, किलोवाट आवर, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। तो एक टीवी सेट है और ये 1 आवर के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 0.25 kWh या यूनिट। ये 250 अपॉन 1000 इंटू 1, दैट इज 0.25 यूनिट। यहाँ हम लिख रहे हैं पावर इन किलोवाट, यहाँ हम लिख रहे हैं टाइम इन आवर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन kWh में हो जाएगा। अभी देखो दूसरा कौन है, दूसरा 1200 वाट का कोई चीज़ है, टोस्टर है। 1200 अपॉन 1000 कर दो तो वो भी किलोवाट हो जाएगा। 10 मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि हमारे 1 आवर में, क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं तो हम कहते हैं 60 मिनट में होते हैं 1 आवर, तो 1 मिनट में होगा 1/60 आवर, तो 10 मिनट में होगा 1/60 इंटू 10, दैट मीन्स 1/6 आवर। तो यहाँ पे 1/6 लिख दो। ये 20 से 20 हटा दो और ये हो जाएगा, सॉरी मैंने 100 कर दिया, ये 1000 है ना, ये भी 1000 है। तो ये 20 से 20 काट दो और इसको आप, तो 2/10 इज 0.20, तो ये 0.25 है, ये 0.20 है, तो ये ज़्यादा है। मतलब 1 घंटे तक चलने वाला 250 वाट का टीवी सेट ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा एज कम्पेयर टू द टोस्टर ऑफ 1200 वाट विच इज़ यूज्ड फॉर 10 मिनट्स ओनली। राइट डाउन दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ CFC ऑन एनवायरनमेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हमारे रेफ्रिजरेंट से निकलते हैं, दे आर हार्मफुल फॉर आवर ओजोन एज दे ब्लॉक द replenishment of ozone reaction. There is a reaction which is O2 plus nascent oxygen gives O3. This is known as replenishment of ozone. And CFC जो कि हाई अल्टीट्यूड्स पे जा कर के स्ट्रेटोस्फेयर में जा कर के अल्ट्रावायलेट रेज के इन्फ्लुएंस में अगर ब्रेक हो जाते हैं तो उनसे जो मोनोएटॉमिक क्लोरीन या मोनोएटॉमिक फ्लोरीन, नासेंट क्लोरीन या नासेंट फ्लोरीन बनती है, वो आकर के इसे या फिर इसे ब्लॉक कर देती है, इनके साथ में कंबाइन हो जाती है, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है तो ये भी बहुत रिएक्टिव है, इनके साथ में कंबाइन हो जाती है। अगर ये किसी और के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो फिर आपस में कंबाइन कैसे होंगे, आपस में कंबाइन नहीं होंगे तो ओजोन कैसे बनेगा, तो ओजोन विल नॉट फॉर्म, है ना। तो ओजोन के दोबारा बन जाने की प्रोसेस को हम रिप्लेनिशमेंट ऑफ ओजोन बोलते हैं। यहाँ पर रिप्लेनिशमेंट ऑफ ओजोन जो है वो नहीं हो पाता है, CFC की वजह से ये प्रॉब्लम है। चलो आगे देखो, व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन इज एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स
एट अ ट्रॉफिक लेवल, किसी ट्रॉफिक लेवल पर हार्मफुल केमिकल्स का इकट्ठा होना इज बायोमैग्निफिकेशन. By carrying out experiments with two different traits in pea plants, what did Mendel conclude regarding the inheritance? जब उन्होंने दो different traits यानी different characteristics को एक साथ ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि the factors representing two different characteristics do not interfere in the expression of each other at the time of inheritance. Inheritance के समय दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते. एंड दिस इज फ्रॉम दिस आउट ऑफ दिस कंक्लूजन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम्स अप. मतलब मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस वाले एक्सपेरिमेंट जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं वहाँ से लिया. What is variation? Variation are the differences in the characteristics of two individuals belonging to the same species. एक ही species को belong करने वाले दो individuals में जो differences होते हैं characteristics में वो variation कहलाते हैं. How variation is obtained in the organisms reproducing asexually? Those organisms which are reproducing asexually, yeah, they are actually they develop variations due to either inaccuracies or errors in DNA replication और DNA copying. फिर ये हमारा पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन. ऑब्जर्व फॉलोइंग पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, है ना. देखो ये तो अपने को बिल्कुल इजी है. नेम द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. अब रिएक्टिव मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? डी होगा, है ना. यहाँ पे आपका आंसर हो गया डी. हाउ मैनी शेल्स डज जी हैव? जो भी जी यहाँ पे है तो इन सब में दो शेल्स होंगे तो 2 शेल्स. नेम दी एलिमेंट और एलिमेंट्स हैविंग वैलेंसी 2. तो वैलेंसी 2 इसकी भी है, वैलेंसी 2 इसकी भी है ना. तो ई एंड जी लिख दोगे आप. फिर हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज जे हैव? जे मतलब हीलियम, तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा. विच इज़ मोर नॉन मेटालिक, एच और आई? तो आप बताओगे एच इज़ मोर नॉन मेटालिक बिकॉज H is smaller as compared to I and its capacity to add 1 electron in its outermost shell is more as compared to I. I का outermost shell थोड़ा ज़्यादा दूर है उसके न्यूक्लियस से, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो स्मॉलर. तो यहाँ पे हमारा आंसर H है. और द एटम ऑफ विच एलिमेंट इज बिगर इन साइज E और H? तो E का बड़ा है एटम का साइज, क्योंकि व्हेन वी मूव फ्रॉम left to right in a period the size decreases due to increase in the nucleus's power to attract the outermost shell. The relative power of the nucleus to attract the outermost shell increases with the increase in atomic number. तो सारे क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात हुई नहीं है. Why are most carbon compounds poor conductors of electricity? क्यों पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं कार्बन के कंपाउंड्स? बिकॉज दे डोंट हैव आयन्स इन देम. उनके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बिना आयन के होते हैं. दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू मेक कंपाउंड्स. तो कार्बन के एटम्स शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, और उनके कंपाउंड्स कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयन्स नहीं होते. राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन अ रिंग. गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड. अब जैसे हमने लगा लिया कार्बन 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 साइक्लोपेंटेन, या फिर इसके नीचे लगा दिया एक और तो साइक्लोहेक्सेन. सब में हर कार्बन में 2 हाइड्रोजन भी शो कर दो. साइक्लोपेंटेन C5 H10 साइक्लोहेक्सेन C6H12 इस तरह से बनेगा. नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो टोटल 15 सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर हैं. The number of carbon compounds whose formulae are known to chemists is estimated to be above 3 million. यानी बहुत ज़्यादा बनाते हैं number of compounds. State the 2 factors responsible for giving rise to such a large number. तो क्या बताएंगे? Catenation
कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है, यानी कार्बन कार्बन सेल्फ लिंकेज शो करता है और उस वजह से बहुत लॉन्ग चेन, बहुत सारी ब्रांच चेन बना लेता है। टेट्रावेलेंसी की वजह से चारों तरफ अपने साथ अपने आसपास शेयरिंग कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। इस वजह से बहुत आसान होता है बहुत सारी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाना और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाना। हाँ, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन इसको हम बोलते हैं। ओके, फिर क्या लिखा है, स्टेट टू फैक्टर ये हो गया। व्हाट इज मेंट बाय अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स विच आर हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज unsaturated hydrocarbons because they still have some place to add more hydrogen atoms to them. Saturated hydrocarbons में और हाइड्रोजन ऐड करने की जगह नहीं होती, एक भी हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। फिर आगे देखो, फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ अमीटर वोल्ट मीटर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको वोल्टेज 6 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग, यानी यहाँ पे करंट निकालो और सिर्फ इसकी जगह पे भी हमें पता है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू एज मेनी पार्ट्स एज द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो V1, V2, V3, V4 ये ऐसे 4 टुकड़े हो जाएंगे 6 वोल्ट के। V1 ये है, हमें यहाँ पे V1 निकालना है, तो पहले I निकालो, सबसे पहले RS निकालो। RS इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सबको ऐड कर दो, 2 + 3 + 3 + 4, तो ये क्या हो गया 12 ओम। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना हो गया I = V/R, ओम्स लॉ, यानी 6 वोल्ट अपॉन 12 ओम दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर। अब 0.5 एम्पियर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हमें यहाँ पे पता है कि I = 0.5 एम्पियर। तो V1 कितना होगा, V1 = I R1, I is 0.5, R1 is 2 ओम, तो 0.5 × 2 1 वोल्ट इज दी आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया, एकदम इजी है। इन द ईयर सेक्शन सी है ये, दो हमारे पास इसमें केसेस हैं, उसमें एक पार्शली हमको कुछ ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखें। इन द ईयर 1820 अर्स्टेड गेव द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Later Maxwell with the help of his experiments gave the direction of magnetic field around a straight current carrying conductor. राइट हैंड थंब रूल हमने देखा था। मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर अदर मैग्नेट्स और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक्सपीरियंस सम फोर्स ड्यू टू द मैग्नेट। आप पहले पढ़ चुके हो, सारी बातें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। Write down the law given by Maxwell to show the direction of magnetic field around a straight current carrying conductor. आप बोलोगे कि when a straight current carrying conductor is held in our right hand in such a way that the direction of current is in the direction of the erect thumb, then the direction of the magnetic field around the conductor will always be in the direction of the twisted finger of the right hand. Write down the factors affecting strength of a magnetic field around a current carrying conductor. तो करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी टाइप का हो, सब मिलाकर के तीन फैक्टर्स हमने लिखे हैं। B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी इलेक्ट्रिक करंट, B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R यानी डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, एंड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, अगर वो कॉइल्ड फॉर्म में होगा तो। फिर स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ नॉर्थवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। समझो वो नॉर्थ, ये साउथ, तो नॉर्थवर्ड मतलब नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होगा, यानी फ्लेमिंग के हिसाब से ये करंट का डायरेक्शन ये इधर हुआ, और नॉर्थवर्ड मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपने
ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये दो फिंगर ऐसे हो गए, तो आपका डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली वुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप यहाँ पे लिख दोगे, मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन की, कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से। ये नहीं कर पाए तो एक ऑप्शन था कि राइट डाउन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि व्हेन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैकेनिकल फोर्स इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक करंट। When we stretch our left hand in such a way that the forefinger, middle finger and thumb respectively represent the magnetic field, the electric current and the mechanical force, then the force experienced by the conductor will always be in the direction of the thumb। हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम सिर्फ ये करके बता देते हैं तो इनकम्प्लीट रहता है। हम ये ज़रूर बताएं कि परपेंडिकुलरली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तीनों चीज़ें, ये बातें हम इससे बता देंगे। लेकिन पहले ये बता दो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलरली रखा हुआ है इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और उस पर एक फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बता रहा है। नेम अ डिवाइस वेयर दिस रूल इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक मोटर। अब यहाँ पे एक और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का केस है जिसमें पेरेंटल प्लांट्स क्रॉस फर्टिलाइज्ड एंड सीड्स कलेक्टेड, मेल पेरेंट्स विद रेड फ्लावर, फीमेल पेरेंट्स वाइट फ्लावर, F1 जनरेशन में 330 सीड्स सोन एंड ऑब्जर्व्ड एंड देन ऑल ऑफ देम आर हैव रेड फ्लावर्स। इसका मतलब F1 जनरेशन में डोमिनेंट आता है तो रेड फ्लावर डोमिनेंट हो गए। फिर F2 जनरेशन में 44 में से 33 एंड 11 यानी 3:1 का रेड वर्सेस वाइट का कॉम्बिनेशन आ गया। तो एब्सोल्युटली दिस इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्रॉस? वी कॉल इट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। विच कलर्ड फ्लावर इज डोमिनेंट इन दिस केस? रेड। एंड व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड रेड एंड होमोजाइगस रेड? तो हमारा क्या है, क्रॉस बता दो कि आर 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 स्मॉलर एंड स्मॉलर है ना। समझो हम रेड को आर से डिनोट करते हैं। तो हाइब्रिड रेड 2 है, ये 1:2:1 का जीनोटाइप है। हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस 2 है और होमोजाइगस रेड 1 है। तो 2:1 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। डिफाइन द term dominant and recessive। Dominant is the characteristic or the factor which expresses itself even in the presence of its other contrasting allele or in its heterozygous combination। जो heterozygous combination में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है, जो heterozygous combination में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो रिसेसिव है। एज सिंपल। तो ये बहुत इजी पेपर था। आई होप आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे, है ना। बाकी जो बचे हुए हमारे क्वेश्चंस हैं वो कल से स्टार्ट करते हैं। आर एनवायरनमेंट जो बचा हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।